नमस्कार। आज की कक्षा में हम एक ऐसे युवा की कहानी पढ़ेंगे जिसने मात्र 23 साल की उम्र में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। हम उनके जन्म से लेकर के फांसी के फंदे तक के सफर को कालक्रमानुसार समझेंगे। हमें ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि वे केवल एक बंदूकधारी क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक प्रखर विचारक थे। वे अध्ययन, स्वाध्याय में बहुत ज़्यादा रुचि लेते थे। इसे 5 भाग में हम बांट सकते हैं। तो इसका पहला जो चैप्टर या भाग कह सकते हैं, चूंकि वीडियो संक्षिप्त में है, तो एक जीवन का एक हिस्सा जिसे 1907 से लेकर के 1919 के बीच का जो कालखंड है, उसमें हम लोग देख सकते हैं। तो इसे मैंने 6 भाग में बांटा हुआ है। पहला भाग 1907 से 1919, इसमें बचपन और जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव उनके जीवन में क्या रहा। मतलब जो वैचारिक पृष्ठभूमि भगत सिंह जी के मन में बनी, वो इसी चरण में बनी होगी, जो 1907 से लेकर के 1919 वाला कालखंड रहा होगा। इस चैप्टर या इस जीवन को, उनके भाग को हमने बचपन और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके प्रभाव के बारे में बातचीत करेंगे। तो इस हिस्से में या इस भाग में उन्होंने जन्म देख लेते हैं। सबसे पहले 28 सितंबर 1907 में, कहीं कहीं 27 या 28, ये 2 डेट रहते हैं अलग अलग सोर्सेस में। हम लोग 28 सितंबर 1907 जन्म मान लेते हैं। लायलपुर वर्तमान में पाकिस्तान में है, ये इनका जहाँ जन्म हुआ वो स्थान। वहाँ के बंगा नामक गांव में इनका जन्म हुआ। उनके घर में देशभक्ति का माहौल था। पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह जेल में रहे थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, 12 साल का बालक 12 मील पैदल चल करके अमृतसर पहुंचा और वहां की मिट्टी को माथे से लगाया। यहीं से उनके मन में क्रांति की बीज बोया गया। यहीं से क्रांति या इंकलाब का भाव विकसित हुआ उनके मन में। सेकंड जो भाग है उसे अपन देख सकते हैं, असहयोग आंदोलन और वैचारिक बदलाव। 1919 से लेकर के 1920 तक का जो भाग है, इस कालखंड में भगत सिंह जी क्या कर रहे थे। 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 20 में शुरू किया था, तो भगत सिंह जी 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। 1922 में जो असहयोग आंदोलन था, चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, जिससे भगत सिंह और उनके साथी बहुत ज़्यादा निराश हुए कि जिस उद्देश्य से हमने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया हुआ था, उसे गांधी जी ने बीच में ही छोड़ करके वापस ले लिया। 1924 में कानपुर जाकर के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में HRA कहते हैं, उस संगठन को ज्वाइन कर लिया। इसी दौरान चंद्रशेखर आजाद जी से भी इनकी मुलाकात हुई। इन्होंने चूंकि अंडरग्राउंड होकर के इन सारे क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना होता था, तो इन्होंने नाम बदल करके बलवंत और विद्रोही नाम से, चूंकि इन्हें पढ़ने लिखने का शौक था पहले से ही, तो बलवंत और विद्रोही जैसे नामों से इन्होंने कई लेख लिखे, निबंध भी लिखे, है ना। पत्र पत्रिकाओं में बलवंत और विद्रोही जैसे नामों से ये लिखते थे। आगे का जो चैप्टर है या उनके जीवन का जो हिस्सा है, उस कालखंड को अपन देखें तो 1926 से 1928 तक का हिस्सा है। इसमें HRA जो
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, एचआरए, उनका विस्तार कैसे करेंगे, और भगत सिंह का जो संगठन का नाम था नौजवान भारत सभा, इसका क्या रहा था क्रांतिकारी गतिविधियों में रोल, इसको देख लेते हैं। 1926 में चूंकि भगत सिंह पढ़ने लिखने में मतलब इंटेलिजेंट आदमी थे, पढ़ने लिखना इनको बहुत पसंद था। जब इन्हें फांसी भी हुई उस समय ये किताब ही पढ़ रहे थे। 1926 में युवाओं को जोड़ने के लिए, युवाओं को अपने आंदोलन से आकर्षित करने के लिए इन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया, जहां समाजवाद को मुख्य लक्ष्य बनाया गया। पहले एचआरए था, उसमें सोशलिस्ट को जोड़ करके समाजवाद वाले भाव को मुख्य लक्ष्य बनाया गया। अब जीवन का अगला जो चरण है, इसमें अक्टूबर 1928 से दिसंबर 1928 के बीच ये सैंडर्स का वध करते, अंग्रेज अधिकारी था सैंडर्स, जिसके बदले उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस के थ्रू इनको जो फांसी दिया गया, उसमें मेन केस था अंग्रेजों द्वारा लगाया गया लाहौर षड्यंत्र केस। तो 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध और लाला लाजपत राय पर घातक लाठीचार्ज किया गया। 17 नवंबर 1928 को लालाजी का निधन हो गया। क्रांतिकारियों ने खून का बदला खून से लेने की कसम खाई। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। इसके बाद भगत सिंह ने अपना हुलिया बदला और लाहौर से सुरक्षित निकल गए। अगला चरण देख लेते हैं। 8 अप्रैल 1929, जिसमें इन्होंने असेंबली में बम धमाके किए थे। ब्रिटिश सरकार के पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाफ विरोध के तौर पर इन्होंने असेंबली में धमाका किया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में खाली जगह पर बम फेंकने के उद्देश्य से, मतलब इन्होंने एक नारा लगाया बहरों को सुनाने के लिए, धमाके की जरूरत है। ये इस असेंबली से भाग सकते थे लेकिन नहीं भागे, गिरफ्तारी दी, अदालत को मंच बनाकर अपनी बात दुनिया तक पहुंचाए। अगला चरण जीवन का देख लेते हैं। 1930 से लेकर के 23 मार्च 1931 तक जेल वाला जीवन और शहीद। 23 मार्च 1931 आज का ही दिन है। इस दिन ये शहादत इनको दी गई थी, फांसी में चढ़ाया गया था। भूख जेल में राजनीतिक कैदियों के समान अधिकारों के लिए, देखिए इन्हें क्रिमिनल मान करके जेल में रखा गया था, लेकिन भगत सिंह जी का ये डिमांड था कि हम क्रिमिनल नहीं हैं, हम पॉलिटिकल कैदी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आगे अपन पढ़ेंगे तो गांधी जी को क्रिमिनल के फॉर्मेट में नहीं रखा जाएगा जब भी गांधी जी जेल में रखें। तो इसमें कहीं ना कहीं भगत सिंह की भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका है कि इन्होंने ये कहा कि हम अपने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर रहे हैं, देश के हितों के लिए लड़ रहे हैं। तो हम कैदी कैसे हुए? देश की आज़ादी के लिए लड़ना, मतलब ये कैदी वाला टाइटल ये कुल मिला करके हटाना चाहते थे और हमें पॉलिटिकल कैदी कहा जाए। इस संघर्ष में 116 दिन का भूख हड़ताल किया इन्होंने। इसी बीच में इनका एक दोस्त था, इनके संगठन का, जतिन दास, उनकी मृत्यु हो गई। 7 अक्टूबर 1930 को सजाए मौत का फरमान आया इन्हें, और 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी। इस समय वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे भगत सिंह जी, और अंत में मुस्कुराते हुए अपना जीवन, मतलब इन्हें फांसी दे दी, मतलब जीवन छोड़ दिया इन्होंने। तो ये जीवनी वगैरह तो आपको
हर कोई पढ़ा देगा। जीवनी आज के चैट जीपीटी के माँ दौर में कौन ही पूछता है ना। तो हम विद्यार्थी इनसे क्या सीख सकते हैं, हम लोग विद्यार्थी स्टूडेंट लोग भगत सिंह के जीवन से क्या सीख सकते हैं, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। देखिए, पहला तो जो चीज सीख सकते हैं वो है कंटिन्यूअस स्टडी, लगातार अध्ययन करते रहना है और नया नया नॉलेज एक्वायर करना है, दुनिया भर का नॉलेज, है ना। लगातार अध्ययनशीलता और ज्ञान की भूख। अब आप दूसरा अगर भगत सिंह जी से सीखना अगर हो